अमेरिका की क्रांति। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो आज विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, 17वीं शताब्दी के आरंभ में अपने विकास की आरंभिक अवस्था में था। यूरोपीय देशों की अधीनता में था। अमेरिका पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय लोग 1000 ईस्वी के लगभग आइसलैंड एवं ग्रीनलैंड के नॉर्थ समुद्री लोग थे, लेकिन उनकी खोजों के बारे में यूरोप को जानकारी नहीं मिल पाई थी। अमेरिका महाद्वीप पर इसके बाद सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो भारत को खोजते हुए 12 अक्टूबर 1492 को वेस्ट इंडीज की भूमि पर पहुंच गया। पोप द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार इस नए संसार पर स्पेन को उपनिवेश बसाने के अधिकार दिए गए। अमेरिका का नामकरण इतालवी खोजकर्ता अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर हुआ, जिसने 1499 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप के क्षेत्रों में विस्तृत अन्वेषण किया और यह तथ्य सामने रखा कि कोलंबस द्वारा खोजा गया क्षेत्र भारत नहीं बल्कि एक नई दुनिया है, एक नया महाद्वीप है जो एशिया से भिन्न है। अमेरिगो वेस्पुची की इस खोज के आधार पर एक जर्मन भूगोलवेत्ता के सुझाव पर नए महाद्वीप का नाम अमेरिका रख दिया गया। यद्यपि इस महाद्वीप पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलंबस था। मतलब ये अमेरिका के बारे में कहा जाता है, पहले अमेरिका के बारे में कोई नहीं जानता था। 1000 ईस्वी के लगभग यहाँ नॉर्थ समुद्री लोग पहुँचे, लेकिन किसी को जानकारी नहीं मिल पाई कि उन्होंने अमेरिका की खोज की। और सबसे पहले यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस पहुँचा और उसने सोचा कि ये भारत की खोज है, लेकिन अमेरिको वेस्पुची नामक उसने बताया कि जो आपने खोज की है वो भारत नहीं है, बल्कि एक नया महाद्वीप है जो एशिया से भिन्न है। और इसी के आधार पर अमेरिको वेस्पुची खोज के आधार पर एक जर्मन भूगोलवेत्ता ने इसका नाम अमेरिका रख दिया। यद्यपि सबसे पहले कौन पहुंचा था यहाँ पे? कोलंबस पहुंचा था। 1519 में स्पेनी खोजकर्ता टर्नेडो कोर्टेज मैक्सिको पहुंचा। कुछ समय बाद मैक्सिको पर स्पेन ने अधिकार कर लिया। मैक्सिको से उत्तर की ओर बढ़ते हुए स्पेनवासी वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमि पर पहुंचे। उन्होंने 1565 ईस्वी में फ्लोरिडा पर अधिकार कर लिया, जहां उन्होंने सेंट अगस्टिन नामक बस्ती की स्थापना की। तो सबसे पहले कहा जाता है कि किसने वहां पर अपनी बस्ती स्थापित की? स्पेन ने सबसे पहले फ्लोरिडा पर अधिकार कर लिया और वहां पर अपनी बस्ती सेंट अगस्टिन नामक बस्ती की स्थापना की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित की गई थी। शीघ्र ही स्पेन ने अमेरिका महाद्वीप पर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, जो उत्तर में रियो ग्रांडे एवं कैलिफोर्निया की खाड़ी से लेकर दक्षिण में ब्यूनस आयरस सैंटियागो तक विस्तृत था। उत्तर से दक्षिण तक लगभग 6000 मील की लंबाई का क्षेत्र था, लेकिन स्पेन ने उत्तरी अमेरिका के अपेक्षाकृत कम आकर्षक क्षेत्रों के उपनिवेशीकरण की ओर ध्यान नहीं दिया। शीघ्र ही ब्रिटेन और फ्रांस भी अमेरिका में उपनिवेश स्थापित करने की दौड़ में शामिल हो गए। तो सबसे पहले कौन? स्पेन पहुंचा। मैक्सिको पर स्पेन ने अधिकार कर लिया। फिर उत्तर की ओर बढ़ते हुए फ्लोरिडा पर अधिकार कर लिया। सेंट अगस्टिन नामक प्रथम बस्ती की स्थापना की और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। और इसने कम आकर्षक क्षेत्रों की ओर उसने ध्यान दिया नहीं। शीघ्र ही ब्रिटेन और फ्रांस भी इसकी दौड़ में शामिल हो गए, उपनिवेश स्थापित करने की दौड़ में शामिल हो गए। यूरोपीय लोगों के आगमन से पूर्व 16वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासियों को संख्या लगभग 10 लाख से भी कम थी। इन मूल निवासियों को इंडियंस कहा जाने लगा। ये भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने अलग अलग जातियों में बटे हुए थे। दक्षिण अमेरिका के स्थानीय निवासियों के विपरीत, जिन्होंने सभ्यता का उच्चतर विकास कर लिया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी इंडियंस विकास के आरंभिक अवस्था में थे। मतलब दो तरह के लोग थे वहाँ पे। दक्षिण अमेरिका के स्थानीय वहाँ के उच्चतर अवस्था में थे, जबकि जो संयुक्त राज्य में मूल निवासी इंडियंस प्रारंभिक अवस्था में थे। तो ये लोग क्या करते थे? अनाज की खेती और शिकार से जीवन यापन करते थे। उनका राजनीतिक संगठन सरल और प्रजातांत्रिक था। एक इंडियन कबीले के प्रधान के पास सीमित शक्तियाँ होती थी। महत्वपूर्ण निर्णय कबीले की समिति द्वारा लिया जाता था। नए यूरोपीय लोगों ने अमेरिका की भूमि पर जब कृषि का विकास आरंभ किया, तो इंडियंस के लिए आखेट की भूमि कम होने लगी और इसी प्रश्न पर इंडियंस और यूरोपवासियों के मध्य संघर्ष शुरू हो गया। और आने वाली शताब्दियों में स्वेज जाति ने संयुक्त राज्य अमेरिका को संपूर्ण भूमि पर अधिकार कर लिया। तो अमेरिका के मूल निवासियों की इंडियन की संख्या सिर्फ 20% रह गई और बहुत से युद्धों में मारे गए और अन्य श्वेत व्यक्तियों द्वारा लाए गए बीमारियों शराब के शिकार हो गए। मतलब वहाँ के जो मूल निवासी थे वो तो ख़त्म ही हो गए। जो इन्हें इंडियंस कहा जाता था, ये खेती करते थे, इनकी जीवन शैली सरल थी, इनके प्रधान के पास सीमित शक्तियाँ होती थी, एक समिति होती थी। लेकिन जैसे जैसे यूरोपीय उपनिवासियों के मध्य और इंडियंस के मध्य संघर्ष हुआ, तो इसमें अधिकांश लोग मारे गए और स्वेज जाति का पूरे अमेरिका की भूमि पर अधिकार हो गया।
फिर कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी के आरंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका में इंग्लैंड से भारी संख्या में अंग्रेजों का आगमन हुआ। सबसे पहले एक टोली में क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में 104 अंग्रेज आए, जिन्होंने 1607 ईस्वी में वर्जीनिया पहुंचे। उन्होंने जेम्स टाउन नामक प्रथम अंग्रेज बस्ती की स्थापना की। तो कई बार आता है कि अंग्रेजों ने प्रथम अंग्रेज बस्ती कौन सी स्थापना की, 1607 ईस्वी में वो पहुंचे और जेम्स टाउन नामक प्रथम अंग्रेज बस्ती की स्थापना की। और धीरे धीरे ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 18वीं शताब्दी के प्रथम उत्तरार्ध तक 13 उपनिवेश स्थापित कर लिए। कितने? 13 उपनिवेश, जो इस प्रकार हैं: वर्जीनिया, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट और रोड आइलैंड, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, न्यू हैम्पशायर, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर और जॉर्जिया। तो इस तरह से इन्होंने 13 उपनिवेश स्थापित कर लिए थे अंग्रेजों ने। 1763 ईस्वी में उपनिवेश बस्तियों के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 15 लाख हो गई थी। इनमें अधिकांश लोग ब्रिटिश मूल के थे, शेष डच, स्वीडिश, फ्रेंच, जर्मन, स्विस, स्कॉच, आयरिश थे। अमेरिकी क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ से होने से पूर्व उपयुक्त उपनिवेशों ने अपने प्रांतों में स्व शासन प्रधान राजनीतिक पद्धतियाँ विकसित कर ली थी। एक ऐसा सामाजिक ढांचा बन गया था जिससे वितृष्णा भाव, भेदभाव नहीं थे। एक ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित जिसमें व्यक्तिगत उद्यम को महत्वपूर्ण स्थान था। फ्रांसीसी लेखक क्रेवनकोर के शब्दों में विभिन्न राष्ट्रों के व्यक्ति मनुष्य की नई नस्ल, नई जाति रूपांतरित हो गई थी। मतलब सबसे अंग्रेज आना शुरू हुए, 100 अंग्रेज यहाँ आए और उन्होंने जेम्स टाउन नामक प्रथम बस्ती की स्थापना की। इसके बाद 13 उपनिवेश स्थापित किए। तो यहाँ के उपनिवेश वासियों ने यहीं बस गए और उन्होंने ऐसा सामाजिक ढांचा बना लिया कि यह हमारा देश है। इस तरह से वो लोग रहने लग गए और उन्होंने नए उद्यम को महत्वपूर्ण स्थान दिया। और विभिन्न राष्ट्रों के व्यक्ति, क्रेवनकोर के अनुसार, विभिन्न राष्ट्रों के व्यक्ति मनुष्य की नई नस्ल जाति में रूपांतरित हो गए। 1776 से 1783 के मध्य अमेरिका में उपनिवेशवासियों ने ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्ति के लिए ब्रिटिश सरकार को एक दीर्घकालीन युद्ध लड़ा, जिसे अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध या संग्राम कहा जाता है। इस स्वतंत्रता संग्राम को अमेरिका क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस संग्राम की सफलता अमेरिका में मूलभूत परिवर्तनों की शुरुआत से विश्व को एक महत्वपूर्ण युगांतकारी संदेश दिया। मतलब 17वीं शताब्दी में ये अंग्रेजों ने उपनिवेशों की स्थापना कर उपनिवेश में बसने वाले विभिन्न देशों के लोग थे, अंग्रेज भी थे और यहीं पर बस गए और इन्हीं उपनिवेशों ने अपने आप को ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य से मुक्त करने का जो संग्राम किया उसे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो इस युद्ध के क्रांति के कारण क्या रहे, मेन कारण क्या रहे? तो अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध, अमेरिका क्रांति क्या कारण थे? तो वैसे भी कोई भी क्रांति घटित होती तो बहुत से कारण समय के किसी बिंदु पर घनीभूत हो जाते, लेकिन फिर भी इतिहासकार जानने का प्रयास करते हैं कि किसी भी घटना या क्रांति का प्रमुख निर्णायक कारण क्या रहा होगा। तो इस प्रकार 2 मत व्यक्त किए हैं। पहला मत है राजनीतिक वैमनस्य, जिसे चार्ल्स मैकलोन एंड्रीज ने व्यक्त किया है, और उसके बाद दूसरा है जिसमें लंबे समय तक पारंपरिक व्याख्या के रूप में स्वीकार किया गया है। दूसरा मत है आर्थिक संघर्ष, जो क्रांति का केंद्र बिंदु माना जाता है, और इस मत को किसने? चार्ल्स ऑस्टिन बियर ने प्रतिपादित किया था। इस विचार के अनुसार ब्रिटेन तथा अमेरिका के मध्य व्यापारिक एवं औद्योगिक हितों में संघर्ष अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया। तो इस तरह से ये 2 कारण माने जाते हैं। पहला तो कौन सा माना जाता है? राजनीतिक वैमनस्य, और दूसरा माना जाता है आर्थिक संघर्ष। तो इन दोनों कारण इनका अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो अमेरिका क्रांति को इतिहास में घटी क्रांतियों के निश्चित सांचे में नहीं देखा जा सकता। इस क्रांति में मार्क्सवादी से एक वर्ग का दूसरे वर्ग से सामाजिक वैषम्य मूलक संघर्ष नहीं हुआ। यह क्रांति बिना किसी अधिनायक के, बिना किसी उग्रवादी के वर्ग के सत्ता अधिग्रहण द्वारा, बिना किसी आतंक के शासन की रक्तपातपूर्ण गति हुई। मतलब इसमें रक्तपातपूर्ण कोई भी गतिविधियाँ नहीं हुई, न कोई इसका नेता था, न कोई उग्रवादी था, लेकिन फिर भी ये क्रांति हुई। तो इसका अर्थ यह नहीं कि इस क्रांति में कोई महत्वपूर्ण वैचारिक संदेश नहीं था। यद्यपि इस क्रांति में फ्रांस की क्रांति की भांति मूलभूत सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को तत्काल जन्म दिया, लेकिन स्वतंत्रता एवं मानवीय अधिकारों को जो उद्घोष इस क्रांति ने दिया उसका महत्व अविस्मरणीय है। इसका प्रभाव आने वाले कालों में दूर तक महसूस किया गया। इस तरह से ये अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति के कारण माने गए। जेम्स एडम्स रिवॉल्यूशन का मानना है कि अमेरिका उपनिवेशों के राजनीतिक, व्यापारिक विषयों को, संवैधानिक विषयों को उपरोक्त अमेरिका के निवासियों के विभिन्न लोगों के सामाजिक पृष्ठभूमि हितों के संदर्भ में कुछ समझा भी जा सकता है।
तो इस तरह से बौद्धिक, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक ऐसे कई कारण रहे जिनके कारण अमेरिका की क्रांति गठित हुई। तो ब्रिटिश सरकार और अमेरिकी उपनिवेशों के मध्य का महत्वपूर्ण कारण यह था कि राजनीतिक, ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशवासियों को उनके द्वारा इच्छित सुशासन की मात्रा प्रदान करने से इनकार कर दिया। प्रतिनिधि शासन, ब्रिटिश शासन, संसद की प्रभुसत्ता के संबंध में दोनों के विचारों में स्पष्ट अंतर हो गया था। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि ब्रिटेन की संसद संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य पर संपूर्ण प्रभुत्व रखने वाली संस्था है। वह ब्रिटेन के अपने ऊपर वैसा अधिकार है जैसे ब्रिटेन के आंतरिक क्षेत्रों के संबंध में। वह अमेरिका में मैसाचुसेट्स के लिए भी उसी तरीके से कानून पास कर सकती है जैसे इंग्लैंड में वर्कशायर के लिए। इस दृष्टि से उपनिवेशों को अपनी सरकारों का कोई प्रतिनिधित्वक महत्व नहीं था। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यकारी मशीन मात्र, मतलब उपनिवेशों पर किसका था संपूर्ण प्रभुसत्ता, किसकी थी? ब्रिटेन की थी। तो ब्रिटेन ही उस पर अधिकार करता था, वहीं की वो संसद की भांति उन्हें चलाता था। पार्लियामेंट की कार्यकारी मशीनें मात्र थी उपनिवेश। ठीक है। दूसरी ओर अमेरिकी उपनिवेशवासियों के नेताओं और यूरोप के प्रबुद्ध युग के अनेक चिंतकों का कहना है कि ब्रिटिश संसद की साम्राज्य प्रभुसत्ता का सिद्धांत सही नहीं है। इस सिद्धांत से प्रतिनिधि शासन या स्वशासन की भावना स्पष्ट उल्लंघन होता है। अमेरिकी उपनिवेशवासियों का कहना था कि उनके कानूनी संबंध केवल ब्रिटिश सम्राट के साथ हैं। साथ ही सम्राट ने समुद्र पार पर उपनिवेशों की स्थापना की सहमति दी थी। सम्राट ने ही उन्हें सरकारें प्रदान किए। राजा इंग्लैंड का राजा भी राजा मैसाचुसेट्स का भी, किंतु इंग्लैंड के पार्लियामेंट में के यहाँ के कानून के लिए प्राप्त करना वैसा अधिकार नहीं था जैसा कि मैसाचुसेट्स की विधानसभा का इंग्लैंड के संबंध में कानून पास करने का अधिकार था। यदि राजा उपनिवेश से पैसा चाहता था अनुदान रूप में प्राप्त कर सकता है, परंतु पार्लियामेंट के स्टाम्प एक्ट दूसरे राजस्व संबंधी कानून पास कर उन्हें कोई लेने का अधिकार नहीं था। और ब्रिटिश प्रजाजन पर चाहे वह ब्रिटेन की अमेरिका में अपने प्रतिनिधि द्वारा उसी मार्फत लगाया जा सकता था। इस तरह से स्टाम्प एक्ट ये कारण राजनीतिक कारण मान जाते कि उन्हें कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं थे। सारे अधिकार कितने ब्रिटेन के पास थे। वही पार्लियामेंट बुला सकता था। वो सारे अधिकार किसके पास थे? ब्रिटेन के पास थे। आर्थिक संघर्ष। तो ब्रिटिश सरकार और अमेरिकी उपनिवेशों के महाशयों के मध्य एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्न को लेकर है। ब्रिटेन अपने अमेरिकी उपनिवेशों को अपने वाणिज्यवादी सिद्धांत के अंतर्गत मानता था। वाणिज्यवाद के अवधारणा के अनुसार ब्रिटेन का यह मानना था कि उसके अमेरिकी उपनिवेशों का मुख्य उद्देश्य मात्र देश अथवा ब्रिटेन को लाभ पहुंचाना है। ये उपनिवेश इसलिए है ताकि उनसे ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त किया जा सके। ब्रिटेन में तैयार किया गया माल, पक्का माल वहाँ खपाया जा सके। मतलब सेम भारत की नीति अपनाई कि उन्होंने उपनिवेशों से कच्चा माल लेते थे और तैयार किया गया ब्रिटेन में माल वो वहाँ खपाते थे इन उपनिवेशों में। साथ ही अमेरिकी उपनिवेशवासियों को इस कार्य स्वीकार नहीं था। वे ब्रिटिश वाणिज्यवादी हितों की पूर्ति निमित्त मात्र बन गए थे। इंग्लैंड की सरकार ने अपने वाणिज्यवादी हितों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी उपनिवेशों के लिए अनेक प्रकार के अधिनियम पारित किए हैं जो कि असंतोष का कारण बन गए। नौ संचालन कानून। तो प्रारंभ से लेकर सप्तवर्षीय युद्ध तक ब्रिटिश संसद ने ब्रिटेन के वाणिज्यवादी हितों का संरक्षण नौ संचालन नेविगेशन कानून के माध्यम से करने का प्रयास किया। मतलब उन्होंने नौ संचालन कानून बनाए। समय समय पर पारित किए गए इन नौ संचालन कानून के तीन उद्देश्य थे। ब्रिटिश उपनिवेश अपना व्यापार ब्रिटिश जहाज़ों के माध्यम से ही करें। वे अधिकांश सामान की खरीदारी अपने मातृ देश ब्रिटेन से ही करें। वे अपना अधिकांश विक्रय भी मातृ देश को ही करें। तो इन गतिविधियों का स्पष्ट प्रयोजन औपनिवेशिक व्यापार के नियंत्रण द्वारा ब्रिटिश व्यापारियों को, मतलब नौ संचालन कानून के द्वारा क्या किया गया कि इसमें क्या कहा गया कि केवल ब्रिटिश जहाज़ों के माध्यम से व्यापार करें, अधिकांश खरीदारी ब्रिटेन से ही करें और केवल विक्रय भी मात्र देश को ही करें। तो इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन औपनिवेशिक व्यापार के नियंत्रण ब्रिटिश व्यापारियों को लाभ पहुंचाना था। तो जनता, यहाँ की औपनिवेशिक जनता में असंतोष फैलने लगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम नौ संचालन कानून वर्जीनिया राज्य की स्थापना के बाद पारित किया गया था। 1620 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार ने आदेश जारी किया कि वर्जीनिया की तंबाकू का निर्यात केवल इंग्लैंड को ही किया जाएगा और उसका प्रेषण कार्य अंग्रेजों द्वारा ही किया गया। लेकिन यह नियम अधिक समय तक लागू, मतलब सबसे पहला कब पारित किया? 1620 इंग्लैंड कि वर्जीनिया की जो तंबाकू है उसका केवल निर्यात किसे किया जाएगा? इंग्लैंड को। उसके जहाज़ों द्वारा उसका प्रेषण किया जाएगा। लेकिन यह नियम ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। 1650 ईस्वी में ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ की सरकार ने एक नौ संचालन कानून को पारित किया जिसके द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशों के साथ विदेशी जहाज़ों द्वारा किए जाने व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन इस नियमों को गंभीरता से लागू करने का प्रयास नहीं किया। मतलब क्या किया कि जो भी व्यापार होगा
केवल ब्रिटिश उपनिवेशों के साथ जो भी व्यापार विदेशी व्यापार पर विदेशी जहाज़ों द्वारा जो व्यापार होता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1660 में एक नया नौ संचालन कानून पास किया जिसमें घोषणा की गई सारा औपनिवेशिक व्यापार ब्रिटिश उपनिवेशवासियों जहाज़ों के माध्यम से किया जाएगा। अमेरिकी एवं वेस्ट इंडियन उपनिवेश में होने वाले कुछ निश्चित वजह से तंबाकू चीनी भी शामिल थे का निर्यात केवल इंग्लैंड को ही किया जाएगा। तो ये 1660 में एक नया नौ संचालन कानून हुआ जिसमें ब्रिटिश उपनिवेशों को जहाज़ों के माध्यम से ही किया जाएगा, मतलब जहाज़ उन्हीं के ब्रिटिश के यूज होंगे और रहने वाली निश्चित वस्तुओं को किससे तंबाकू और चीनी भी सारा किससे किया जाएगा, इंग्लैंड से किया जाता, निर्यात इंग्लैंड को ही किया जाएगा। 1663 में उक्त कानून में एक स्टेपल अधिनियम को जोड़ दिया गया जिसके अनुसार उपनिवेशों पर इंग्लैंड के अलावा अन्य देशों से की जाने वाली प्रत्यक्ष खरीद पर प्रतिबंध लगा। मतलब नौ संचालन कानून क्या है कि जहाज़ों उनके ब्रिटिश जहाज़ों द्वारा व्यापार किया जाए, उनको निर्यात किया जाएगा, उनसे आयात किया जाएगा। फिर 1660 ईस्वी में एक नौ संचालन कानून पास किया गया तो इसमें कहा गया कि औपनिवेशिक व्यापार ब्रिटिश उपनिवेशी जहाज़ों के माध्यम से किया जाएगा और तंबाकू कुछ निश्चित वस्तुओं का निर्यात केवल इंग्लैंड को ही किया जाएगा। फिर 1663 में स्टेपल अधिनियम लिया है जिसमें कहा गया कि इंग्लैंड के अलावा अन्य देशों से कोई भी खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी। तो ये धीरे धीरे उपनिवेशों की जनता में असंतोष फैलने लगा और ये क्रांति के कारण बन गए। व्यापारिक एवं औद्योगिक नियंत्रण। तो ब्रिटिश संसद के अनेक अधिनियम द्वारा उपनिवेशों की व्यापारिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को ब्रिटेन के द्वारा आर्थिक लाभ में वृद्धि के उद्देश्य से नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। 1696 में ब्रिटेन के उपनिवेशों के आर्थिक विकास को नियंत्रित करने का कार्य एवं नवगठित बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड प्लांटेशन को सौंप दिया गया जिसका अमेरिकी संबंधी मामलों में बड़े विस्तृत अधिकार दिए गए। ब्रिटिश सरकार के क्रम से उपनिवेशों में निर्यात किए जाने वाली सभी वस्तुओं, मछली, अनाज एवं रम को छोड़कर का निर्यात सिर्फ इंग्लैंड को ही किया जाना अनिवार्य कर दिया। मात्र इंग्लैंड को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं जैसे सूची में तंबाकू, चावल, लकड़ी, लोहा, चमड़ा जैसी वस्तुएं शामिल की गई। मतलब निर्यात ब्रिटिश सरकार ने क्रम से उपनिवेशों को निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं में निर्यात सिर्फ इंग्लैंड को ही किया जाना अनिवार्य कर दिया गया। तंबाकू, चावल, लकड़ी, लोहा जैसे महत्वपूर्ण वस्तुएं शामिल थीं। ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों को औद्योगिक प्रगति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। 1699 के ऊन संबंध अधिनियम द्वारा उपनिवेशों को उन्हीं वस्तुओं की निर्यात की मनाही कर दी गई। 1732 में एक कानून द्वारा उपयुक्त संबंध को अमेरिकी उपनिवेशों को टोप निर्माताओं पर भी लागू कर दिया गया। तो ये अधिनियम लागू किए जिनके द्वारा जनता में असंतोष होने लगा। शीरा अधिनियम 1773, जॉर्ज ग्रेनविले के आर्थिक उपाय 1763 जिसमें शुगर एक्ट और स्टाम्प एक्ट। तो शीरा कानून क्या है? तो अमेरिकी उपनिवेशवासियों के लिए सबसे अधिक कटु एक्ट 1733 में शीरा अधिनियम था जिसका स्पष्ट उद्देश्य अमेरिकी निवेशों में फ्रांस, स्पेन द्वारा अधिकृत वेस्ट इंडीज के मध्य होने वाले अत्यधिक लाभकारी व्यापार को समाप्त करना था। इस अधिनियम द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों के लिए विदेशी क्षेत्रों से सीरे, चीनी, स्प्रिट के आयात पर भारी कर लगा दिए गए जिसका प्रयोजन यह था कि उपनिवेशों के व्यापारी वस्तुओं को ब्रिटिश व्यापारियों से ही खरीदें। मतलब शीरा अधिनियम लाया गया जिसमें कहा कि फ्रांस और स्पेन से जो भी मध्य व्यापार होते थे उसको नियंत्रित करना था, समाप्त करना था। सीरे, चीनी और स्प्रिट का आयात केवल कहाँ से किया जाए? ब्रिटेन से ही किया जाए, ब्रिटिश व्यापारियों से खरीदें और इस पर भारी कर लगा दिए गए, है ना। जॉर्ज ग्रेनविल के आर्थिक उपाय। तो 1763 के अमेरिकी उपनिवेशों के प्रति ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक नीति मुख्य अंतर यह था कि ब्रिटिश सरकार ने अपनी युद्धजनित आर्थिक आवश्यकताओं की भरपाई के लिए अमेरिकी उपनिवेश के प्रति अधिक कठोर नियम अपनाने का फैसला किया और इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेशों के जो सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया उसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार हुआ। लेकिन ब्रिटेन का युद्ध के परिणाम स्वरूप अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य विस्तार हुआ लेकिन युद्ध का ऋण बहुत अधिक बढ़ गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने निर्णय लिया कि अमेरिकी उपनिवेशों पर कठोर आर्थिक नियंत्रण किए जाएं और ब्रिटिश आंशिक भरपाई की जाए। इस प्रकार निर्णय लिए गए। जो इंग्लैंड का तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉर्ज ग्रेनविले था, अमेरिका के प्रति नई आर्थिक नीति का अनुसरण किया। दो पक्ष अमेरिकी उपनिवेशों पर प्रत्यक्ष करों के माध्यम से ब्रिटेन के राजस्व में वृद्धि, नौ संचालन कानून का सख्ती से क्रियान्वयन, तस्करी व्यापार पर प्रतिबंध किया जाए। तो ग्रेनविल के काल में दो अधिनियम पारित किए गए थे।
जिनसे आर्थिक असंतोष बन गया। ये थे शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट। तो दो शुगर एक्ट क्या था? शुगर एक्ट वस्तुतः 1733 में सीरा कानून का ही परिष्कृत, जो 1733 में इसमें कहा गया है कि सीरे, चीनी, स्प्रिट का केवल आयात किससे? ब्रिटेन के व्यापारियों से किया जाए। तो शुगर एक्ट उसी का परिष्कृत रूप था। तो शुगर एक्ट के द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों में फ्रांसीसी में स्पेनी, वेस्ट इंडीज़ के आने वाले सीरे पर आयात कर की दर 6 पेंस प्रति गैलन से बढ़ाकर 3 पेंस प्रति गैलन कर दी गई। मतलब सीरे पर आयात कर की दर 6 पेंस प्रति गैलन से घटाकर 3 पेंस प्रति कर दी गई। कर को घटाने के पीछे उद्देश्य का बहुत सरल एवं व्यावहारिक बनाना था, क्योंकि 6 पेंस प्रति गैलन का पुराना टैक्स बहुत भारी होने के कारण वसूलना संभव नहीं था। मतलब पहले स्पेनी और वेस्ट इंडीज से आने वाले सीरे पर क्या आयात करता? 6 पेंस था, उसका घटाकर 3 पेंस कर दिया। शुगर एक्ट के माध्यम से ग्रेनविल का उद्देश्य चुंगी की वसूली, राजस्व की वृद्धि करना था, जबकि पूर्ववर्ती शीरा कानून का मुख्य उद्देश्य चुंगी से आय प्राप्त करना बल्कि उपनिवेशों को इंग्लैंड से शीरा खरीदने के लिए विवश करना था। और शुगर एक्ट का उद्देश्य क्या था? कि राजस्व की वृद्धि में करना था। लेकिन शीरा एक्ट का उद्देश्य था कि इंग्लैंड से शीरा खरीदने के लिए विवश किया जाए। स्टाम्प एक्ट। तो ब्रिटिश सरकार ने 1765 में अमेरिकी उपनिवेशों के लिए स्टाम्प एक्ट पारित कर दिया, जिसके अनुसार समाचार पत्रों, कानूनी एवं व्यापारिक दस्तावेजों पर स्टाम्प कर देना अनिवार्य कर दिया। ग्रेनविल का अनुमान था कि स्टाम्प कर से होने वाली आमदनी से क्या हुआ? इसमें ब्रिटिश सरकार ने 1765 में अमेरिकी उपनिवेशों के लिए स्टाम्प टैक्स पारित किया, जिसके अनुसार समाचार पत्रों, कानूनी एवं व्यापारिक दस्तावेजों पर स्टाम्प कर देना अनिवार्य कर दिया गया। ग्रेनविल का अनुमान था कि स्टाम्प कर से होने वाली आमदनी से अमेरिका में रखी गई ब्रिटिश सेना का खर्च 1/3 हिस्सा वसूला जा सका। ब्रिटिश सरकार के व्यापारिक नियंत्रण अधिनियम के माध्यम से लगाए जाने अप्रत्यक्ष करों का अनुभव तो अमेरिकी वासियों को पहले से था, लेकिन ये पहली बार स्टाम्प के माध्यम से प्रत्यक्ष कर की वसूली की जा रही थी। तो स्टाम्प टैक्स के विरोध में अमेरिकी उपनिवेश वासियों ने उग्र प्रदर्शन किया। इस प्रकार की उग्रता उम्मीद ब्रिटिश सरकार को नहीं थी। उपनिवेशों की सभाओं में स्टाम्प टैक्स के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया। अक्टूबर 1765 में न्यूयॉर्क में 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों कांग्रेस के एक सामूहिक विरोध पत्र तैयार किया गया, किंतु इसका अधिक प्रभाव छोड़ने वाला उग्र प्रदर्शन था जो उपनिवेशों ने न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, कैरोलिना, मैसाचुसेट्स आदि में किया। सन्स ऑफ लिबर्टी नामक एक संगठन के नेतृत्व में लोगों ने स्टाम्प बेचने वाले एजेंटों को घेर लिया और उन्हें इस्तीफा देने या भाग जाने के लिए विवश कर दिया। स्टाम्पों को सार्वजनिक रूप से जलाया गया। बोस्टन में चीफ जस्टिस थॉमस हचिनसन के घर के उग्र भीड़ में तोड़फोड़ किया गया। स्टाम्प टैक्स के विरोध में सबसे प्रभावशाली कदम ये उठाया गया कि ब्रिटिश वस्तु का आयात न करके संबंध में एक सामान्य सहमति बना ली गई। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को भारी नुकसान होने लगा। ब्रिटिश सरकार स्टाम्प टैक्स के खिलाफ उठे जन आक्रोश और ब्रिटिश व्यापार को हो भारी नुकसान को देखकर निर्णय पर पुनर्विचार करने को बाध्य हो गई और इसी ग्रीनविल के स्थान पर रॉकिंघम ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री पदभार संभाला और मार्च 1766 में रॉकिंघम सरकार ने स्टाम्प टैक्स को रद्द कर दिया और अपने विजय की सफलता के कारण उपनिवेशियों के हर्ष की लहर दौड़ गई। टाउनशेंड अधिनियम 1767 में ब्रिटिश सरकार एवं अमेरिकी उपनिवेशों में पुनः आर्थिक प्रश्न पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब टाउनशेंड अधिनियम पर क्रियान्वित कर दिया गया। चार्ल्स टाउनशेंड ने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार में राजकोष का प्रमुख अधिकारी था। उसके नाम पर इन अधिनियमों को उनका नाम रख दिया गया। टाउनशेंड का मानना था कि अमेरिकी उपनिवेशवासी प्रत्यक्ष करों के विरुद्ध तो है, लेकिन अप्रत्यक्ष करों के प्रति उन्हें कोई आपत्ति नहीं आता है। उपनिवेशवासियों से ब्रिटिश सरकार को अप्रत्यक्ष तरीके से कर वसूली करनी चाहिए, है ना। टाउनशेंड की आशा के विरुद्ध अमेरिकी लोगों ने ब्रिटिश संसद द्वारा किसी प्रकार का कर अप्रत्यक्ष लगाने को न्याय संगत नहीं माना और इस तरह उपनिवेशवासियों की चेतना अधिक जागृत हो गई। और बोस्टन में अवैध व्यापार को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 2 सैनिक टुकड़ियां तैनात की। सन्स ऑफ लिबर्टी के सदस्यों बोस्टन के नागरिकों ने उन्होंने अवांछित तत्वमान के प्रति वितृष्णा प्रदर्शित की। बोस्टन हत्याकांड के उपनिवेशवासियों में आक्रोश की लहर पहुंच गई। बोस्टन शहर में सैनिक टुकड़ों को हटा लिया गया। 200 सैनिक अभियोग चला गया। बोस्टन हत्याकांड वाले दिन ही ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने टाउनशेंड करों को निरस्त करने की अनुशंसा कर दी। तो इस तरह से ये कौन सा टाउनशेंड का अधिनियम था। बोस्टन का क्या था? बोस्टन हत्याकांड क्या था कि बोस्टन में अवैध व्यापार को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 2 सैनिक टुकड़ियां तैनात कर दी।
सन्स ऑफ लिबर्टी के सदस्यों ने बोस्टन के नागरिकों से अवांछित तत्व मानकर उनके प्रति वितृष्णा प्रदर्शित 5 मार्च 1770 को कुछ मजाकिया लोगों ने भीड़ पर बर्फ के गोले पत्थर फेंक दिया। बोस्टन में सैनिकों का उपवास कर रही थी फेंक कर कुछ सैनिकों ने इस पर भीड़ पर गोली चला दी और 4-5 नागरिकों को मार डाला और इसी घटना को बोस्टन हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या कारण थे? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य कारण थे।